हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट होता है उसे हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री को थोड़ा जल्दी रैप अप करें। चाहे आप आईआईटी के एग्जाम लिख रहे हो या बिट सेट के एग्जाम लिख रहे हो या महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम लिख रहे हो या नीट के एग्जाम लिख रहे हो, हमेशा ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आप केमिस्ट्री को जल्दी रैप अप करोगे तो इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस में आपको मैथ्स और फिजिक्स सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। सिमिलरली नीट में आपको फिजिक्स करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि केमिस्ट्री को रैप अप जल्दी कैसे करना है। तो मेरे लास्ट 14 ईयर के एक्सपीरियंस से, मैं लास्ट 14 ईयर से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा कि मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि वो केमिस्ट्री को बहुत ट्रेडिशनल मेथड से, बहुत लेंदियर मेथड से सॉल्व करते हैं यार। पूरा बैठ के कैलकुलेशन बिठा रहे होते हो जिसकी वजह से उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर हमें ये टाइम सेव करना है, अगर हमें केमिस्ट्री जल्दी रैप अप करना है, हमें कोशिश करना है कि 25 से 30 मिनट के अंदर 1 घंटे का पेपर सॉल्व कर लेना है आईआईटी जेईई मेन के एग्जाम में, या नीट में उसको जल्दी रैप अप कर लेना है, सीटी में जल्दी रैप अप करना है, तो हमें केमिस्ट्री के शॉर्टकट्स फाइंड आउट करने की बहुत जरूरत होती है। तो यार देखो यार, अब मैं केमिस्ट्री के जो शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट वर्ड मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता। भारतीय हूं मैं, तो मुझे थोड़ा सा शॉर्टकट को एक एक नया नाम देना पड़ता है। मैं जुगाड़ कहता हूं उसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं केमिस्ट्री के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे 5 सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में सॉल्व किया जाता, उसका जुगाड़ सिखाने जा रहा हूं। ये इस जुगाड़ सीरीज का पहला लेक्चर है। आगे के भी जितने जुगाड़ सीरीज के लेक्चर आएगा उनसे कनेक्टेड रहना आप। और मैं उम्मीद करता हूं कि केमिस्ट्री में जहां पर आपको डिफिकल्टी हो रही है आज तक, वो सारी की सारी डिफिकल्टी आपकी रिजॉल्व होने वाली है, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं जुगाड़ सीरीज का सबसे पहला लेक्चर, ओके। और आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं जुगाड़ सीरीज के पहले लेक्चर में, वो टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन, ओके। आज हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हैं और वो भी मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन 5 सेकेंड्स में कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आगे आपको बुक और पेन टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हाइब्रिडाइजेशन ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना। हाइब्रिडाइजेशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ऑलमोस्ट हर एंट्रेंस में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम सीखेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को 5 सेकेंड्स में बिना बुक और बिना पेन टच किए कर लिया जाए, ठीक है। तो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं स्टेरिक नंबर का कॉन्सेप्ट, जो बुक्स में दिया रहता है स्टूडेंट्स। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट के साथ यूज करेंगे, ठीक है, जिससे हमारी क्लैरिटी आ जाए यहां पे। तो चलो शुरू कर लेते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैंने अभी भी आपसे बात किया कि स्टेरिक नंबर हमें यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि स्टेरिक नंबर है क्या। देखो, अगर हमें स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करना है तो स्टेरिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। और नंबर ऑफ लोन पेयर। यहां पे दो चीजों पे ध्यान देना है। पहली चीज है लोन पेयर पे ध्यान देना है, और दूसरी जो एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड है उनके ऊपर हमें ध्यान रखना है स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करने के टाइम, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। स्टूडेंट, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मूला आपको लिख के रख लेना है, ठीक है ना। स्टेरिक नंबर का यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एक दो बार आपको मुश्किल हो जाएगी, जैसे याद हो जाएगा वैसे हम फटाफट ओरली कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करें। स्टेरिक नंबर होता है 1/2 इंटू, अब यहां पे मैं एक बिगर ब्रैकेट ले रहा हूं, मतलब हम जो भी सारी चीजें करने वाले हैं सबको लास्ट में 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज हमें लेना होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें लेने यहां पे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच टू सेंट्रल एटम। ध्यान रखना कि अगर एटम मोनोवैलेंट है
तो ही उसे काउंट करना है। डाइवैलेंट एटम, ट्राइवैलेंट एटम को काउंट नहीं करना। जैसे अब मैं कहूं हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाने वाला एटम होता है तो वो मोनोवैलेंट है। क्लोरीन एक बॉन्ड बनाने वाला एटम है, वो भी मोनोवैलेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाने वाला एटम है, डाइवैलेंट है, उसे काउंट नहीं करेंगे। नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट है, तीन बॉन्ड बनाता, उसे भी काउंट नहीं करेंगे। तो हमें उन्हीं एटम्स को ऐड करना है, काउंट करना है जो मोनोवैलेंट एटम है, यानी कि एक बॉन्ड बनाने वाले एटम से। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। कैटायनिक चार्ज, कैटायनिक चार्ज का जो भी कैटायनिक चार्ज है मैग्नीट्यूड उसे माइनस करना है और एनायनिक चार्ज आपको ऐड कर देना है। ये सारी चीजें करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हमें 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 1/2 स्टार्ट में हमने रख लिया हुआ। ठीक है ना। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना सिखाता हूं, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये है वो फॉर्मूला जिसे हमें यूज करना है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैं जो सबसे पहला क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं, मैं ले लेता हूं CH4। मैंने CH4 ले लिया हुआ। हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे स्टेरिक नंबर कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेरिक नंबर क्या आने वाला है इसका। ठीक है ना, व्हाट इज गोइंग टू बी स्टेरिक नंबर हियर। ओके, ठीक है, देखो स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम है कार्बन आपका। ठीक है, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2,4। तो अगर किसी ने पूछा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2,4। 4 आपकी लास्ट शेल है, लास्ट शेल को कहते हैं वैलेंस शेल। तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहली चीज मैं लिखूंगा 4, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते और देखते हैं आगे क्या। आगे तुम देख रहे होगे हाइड्रोजन है। अब मुझे बता, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट? मोनोवैलेंट है, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसे काउंट करना है। कितने हाइड्रोजन स्टूडेंट्स? 4 हाइड्रोजन। वी आर हैविंग 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन को यहां पे हम लोग क्या करेंगे भाई, ऐड कर दिया। आगे देखो, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, छोड़ दो, वो सब कुछ है ही नहीं। डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 4। नाउ लिसन केयरफुली। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा आपको एक दिमाग लगाना है, बहुत सिंपल। अगर मैं एस ऑर्बिटल पूछूं तो एक ही टाइप का एस ऑर्बिटल होता है, स्फेरिकल है। इफ आई टॉक अबाउट पी ऑर्बिटल, कितने पी ऑर्बिटल्स होते हैं बताओ? 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, पी एक्स पी वाई पी जेड वो नहीं करने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं डी ऑर्बिटल्स की, तो डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं डी ऑर्बिटल, राइट। एस ऑर्बिटल एक ही होता है, पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं और एफ ऑर्बिटल 7 होते हैं। ध्यान में रखना है भाई, 7 7 7 7 आपके एफ ऑर्बिटल होते हैं। ध्यान में रखना है ये चीज, ठीक है ना। अब आ जाओ, वापस आते हैं। स्टेरिक नंबर 4 आया है। अब सबसे पहले हम लोग बुलाएंगे एस को। कितना एस होता है? एक ही एस होता है। अब 4 में से एक हमने एस को दे दिया, अभी भी हमारे पास 3 बचा हुआ है। ठीक है ना, 3 स्टिल लेफ्ट विथ अस। तो अब क्या करेंगे, पी को बुलाएंगे, पी के 3 लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 बचा हुआ है। तो हमने पी के 3 लोगों को दे दिया भाई। तो क्या होगा, एक एस को दे दिया है, 3 पी को दे दिया है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp3। ओके, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। चलो, तो अब हम चलते हैं सेकेंड एटम की तरफ, और सेकेंड एटम मैं लेने वाला हूं सेकेंड एटम हम लोग उठा लेते हैं CO2 उठा लेते हैं। चलो, फिर से हमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है CO2 के अंदर। अच्छा स्टूडेंट, अभी अभी हमने किया था, एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है? 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,4। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। लास्ट शेल को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? फिर से हो जाएंगे 4। ओके, तो अब इसका स्टेरिक नंबर निकालते हैं भाई। क्या आएगा इसका स्टेरिक नंबर? ओके, सो स्टेरिक नंबर देखो हो जाएगा इसका 4।
प्लस देख लेते, प्लस की जरूरत पड़ने वाली कि नहीं पड़ने वाली वो भी जरा समझ लेते हैं। आगे देखो ऑक्सीजन दिख रहा है, यहां ऑक्सीजन दिख रहा है यार। ऑक्सीजन मोनोवेलेंट है कि नहीं? नहीं, नहीं है ना, डाईवेलेंट है ना। तो डाईवेलेंट एटम को हम लोग प्यार से बोलेंगे भाई तू चले जा भाई, तेरे को नहीं लेने वाले हम लोग, ठीक है। तो डाईवेलेंट एटम नहीं लेना है, जस्ट फॉरगेट अबाउट डाईवेलेंट एटम, कुछ नहीं करना। तो यहां पर हमने जो प्लस साइन यूज किया है इसका कोई यूज नहीं होने वाला है। आगे कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई 4 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, कितना आएगा 2 आ जाएगा स्टेरिक नंबर। 2 में से हमने एक एस को दे दिया, एस लेके गया। अब एक और बचा हुआ, वो किसको देने वाले हम लोग? वो हम लोग बुला के पी को देंगे। टोटल 3 पी होते लेकिन एक ही पी को हम दे पाएंगे। तो यहां पर एक एस यूज हुआ है, एक पी यूज हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा इस केस में sp2। सिंपल है, ठीक है। तुम बोलोगे अरे सर आप तो न्यूट्रल एटम्स ले रहे हो, सिंपल सिंपल एटम्स ले रहे हो, कोई डिफिकल्ट वाला तो लेके बताओ। ठीक है भाई, डिफिकल्ट वाला लेते हैं, चलो डिफिकल्ट वाला उठाते हैं भाई। चलो डिफिकल्ट में मैं ले लेता हूं, क्या एग्जांपल ले लूं आप सोचो। चलो एक काम कर लेते हैं यार, हम लोग सल्फेट आयन लेते हैं, SO4-2, इसको ले लेते हैं। चलो तो अब देखो सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम है आपका सल्फर, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2,8,6। एकदम सही सोचे हो। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, और लास्ट शेल को कहते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई 6 हो गए। तो चलो निकालते हैं इसका स्टेरिक नंबर। ओके चलो देखो क्या आएगा इसका स्टेरिक नंबर। ओके चलो भाई देखो क्या आने वाला है 600। सबसे पहले लिख लूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन दिख रहा है, डाईवेलेंट की मोनोवेलेंट? डाईवेलेंट लेना है? बिल्कुल नहीं लेना, मोनोवेलेंट रहता तो लेते हम इसको, नहीं ले रहे। आगे बढ़ के देखोगे तो -2 का भी चार्ज इसमें आया हुआ है। -2 के चार्ज का मतलब हुआ स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन और आए हैं, उन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 6 + 2 कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन आए थे वो भी ऐड हो गया। देखो स्टेरिक नंबर में हमने लिखा था बेटा कि नेगेटिव चार्ज जितना होता है उसको ऐड करना होता है, पॉजिटिव चार्ज को डिडक्ट करना होता है। क्यों डिडक्ट करना होता है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो उसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो 6 + 2 हो गया, आगे और कुछ तो था नहीं, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 आ जाएगा ये। जैसे हमें स्टेरिक नंबर 4 आया, इसमें से हमने एक एस को दे दिया, 3 बच गया अभी भी। वो 3 हमने किसको दे दिया? पी को दे दिया। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, है ना। सिंपल है यार। अच्छा सोचिए इसी क्वेश्चन को ओरली करना रहेगा, कैसे करोगे यार? देखो स्टेरिक नंबर थोड़ा आइडिया तो आ रहा होगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, 2,8,6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे हम देखेंगे ऑक्सीजन लेना है नहीं लेना है। फिर आगे बढ़ेंगे, -2 का चार्ज, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो 6 और 2 ऐड कर देंगे, 8 हो गया। 8 का हाफ कितना होता है 4, ठीक है ना। 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4। 4 में से एक एस को दे दिया हमने और 3 पी को दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 हो गया। सो सिंपल। मैं तुम्हें बता, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ओरली हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स गो फॉर वन मोर एग्जांपल। ये बड़ा फेवरेट एग्जांपल अक्सर आपको दिखाई देगा, ये PCl5। चलो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको करते हैं। सबसे पहले आ जाओ फास्फोरस के ऊपर, सेंट्रल एटम यही है, हाइब्रिडाइजेशन इसी का निकालना, ठीक है। तो फास्फोरस के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 15 एटॉमिक नंबर। देखो 15 एटॉमिक नंबर है, 2,8,5। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 5। चलो भाई देखो तो क्या हो जाएगा इसका स्टेरिक नंबर। ओके चलो देखो क्या हो जाएगा 5 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे देखो क्लोरीन है, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाने वाला एटम है, तो इट इज अ मोनोवैलेंट एटम। तो कितने हैं क्लोरीन टोटल 5 क्लोरीन है, ऐड करना पड़ेगा 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 5, है ना। अब 5 में से हमने एक एस को दे दिया है, वो लेके गया। 3 हमने दे दिया पी को, वो भी लेके गए। अभी भी हमारे पास एक बचा हुआ।
तो S को दे दिया, 3P को दे दिया, अब कौन आएगा? D आएगा। कितना बचा है? एक बचा है। जो एक बचा हुआ है 5 में से, उसको हम लोग D को दे देंगे, है ना? तो अब इस केस में क्या हो जाएगा? एक S यूज हुआ है, 3P यूज हुआ है, sp3 लिख दिया, और एक D यूज हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3D हो जाएगा इसका PCl5 का। ठीक है ना? कोई टेंशन नहीं। चलो एक और एग्जांपल करेंगे हम लोग। लेट्स गो फॉर वन मोर एग्जांपल। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 5 पे हम चलते हैं। देखो ध्यान से देखना जरा। ओके, अब यहां पे मैं लेने जा रहा हूं SF6 लेने जा रहा हूं। ठीक है ना? SF6 लेने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, सेंट्रल एटम कौन आ गया भाई? सल्फर आ गया। चलो सल्फर का अभी भी हमने देखा, ठीक है ना, SO4 के केस में कि सल्फर के लास्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो चलो सबसे पहले इसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा स्टेरिक नंबर? 6 हो गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आगे देखो फ्लोरीन लिखा हुआ, भाई फ्लोरीन है मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, तो हम फ्लोरीन को यहां पर ऐड करेंगे। कितने फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन है टोटल, ऐड कर लिया है। इनको डिवाइड बाय 2 कर दो। 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, चलो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। 6 में से एक हमने S को दे दिया स्टूडेंट, 3 P को दे दिया है हम लोगों ने। ठीक है, 3 चला गया P के साथ। अब 4 ऑलरेडी जा चुके हैं, अभी भी 2 बच्चे हमारे पास। तो अब बचे हुए 2 हम लोग किसको दे देंगे? D को दे देंगे 2। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन? एक S को दे दिया, 3 P को दे दिया, sp3 लिख दिया, 2 D को दे दिया, तो sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सिंपल है। ठीक है, चलो अब हम SF6 तक पहुंच ही चुके हैं, तो गुस्से में एक और कर ही लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? लेट्स गो फॉर IF7। ओके, अब इसमें सेंट्रल एटम आयोडीन है। देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी हेलोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। हमेशा याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेलोजेंस के केस में 7 ही होते हैं। तो आयोडीन का भी लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या आएगा इसका स्टेरिक नंबर? 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में हो गए, प्लस आगे देखो फ्लोरीन दिख रहा होगा। कितने फ्लोरीन है भाई? 7 फ्लोरीन है, और फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम होता है। तो इसे हमने ऐड कर दिया। ओके, डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या आ जाएगा? 7 आएगा। चलो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। 7 में से एक S को दे दिया, 3 P को दे दिया, और 3 और बचे हुए 4 जा चुके, 3 D को भी दे दिया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? सॉरी, यहां पे P आएगा 3। ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका 3P को दे दिया और 3D को। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इस केस में sp3D3 हो जाएगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। ठीक है ना? तो ये हमने यहां से करा। अब थोड़े से एक दो कॉम्प्लिकेटेड वाले एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं, ठीक है, जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड वाले एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत नोटोरियस, बहुत फेमस एग्जाम्पल है ना? और ये क्वेश्चन IIT में आ चुका है, JEE में आ चुका है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि लोन पेयर्स कितने होते हैं। उसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे इसी सीरीज के आगे के लेक्चर्स में हम लोग एक अच्छे जुगाड़ सीखने वाले, टेंशन मत लो। ठीक है, सो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें I3-1, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना। देखो बड़ा सिंपल है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। कितने आयोडीन है? 3 आयोडीन, इसमें I3 है। तो एक आयोडीन को सेंट्रल एटम मान लेंगे, रिमेनिंग 2 आयोडीन्स को हम लोग सराउंडिंग एटम मान लेंगे। ठीक है ना? तो एक आयोडीन को हमने सेंट्रल एटम मान लिया। ठीक है, तो उसमें हमें अब निकालना है, देखो क्या निकालना है स्टूडेंट्स? स्टेरिक नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? जिस एक आयोडीन को तुमने सेंटर एटम लिया था, उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 आयोडीन सराउंडिंग लिए तुमने, ठीक है ना? अब जो तुमने सराउंडिंग लिए वो क्या हो गए? मोनोवैलेंट ही तो है ना? आयोडीन मोनोवैलेंट ही होता है, एक बॉन्ड बनाने वाला आदमी, राइट ना? तो कितने हो गए? 2 आयोडीन सराउंडिंग है और मोनोवैलेंट है, 2 ऐड कर दिया है। अब एक और चीज ऐड करूंगा,
क्योंकि इसके ऊपर -1 का चार्ज है, तो वो भी यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा ये 10 डिवाइडेड बाई 2, स्टेरिक नंबर मिल जाएगा आपको 5। ठीक है, जैसे ही 5 स्टेरिक नंबर मिला है, एक S को दे दिया, 3P को दे दिया, अभी भी एक बचा है, एक D को दे दिया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। ओके, एंड दैट इज राइट आंसर। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। ठीक है, ओके, चलो एक और करते हैं। तुम लोग जोश में दिख रहे हो तो एक और कर ही लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको इतना करा दूं कि हाइब्रिडाइजेशन तो मैं रट जाए भाई। हाइब्रिडाइजेशन से ऑलमोस्ट हर एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, ध्यान से देखो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं अमोनियम आयन का NH4+1, इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब हमें सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा स्टेरिक नंबर। ओके, स्टेरिक नंबर, चलो स्टेरिक नंबर निकालते हैं भाई। सबसे पहले नाइट्रोजन ले लेते हैं, यही आपका सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2,5, 2,5। ठीक है, 2,5 ले लेते हैं। चलो भाई, तो 5 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 4 है। और हाइड्रोजन क्या होता है, मोनोवैलेंट एटम है। ठीक है ना, तो इसे ऐड करना पड़ेगा भाई, कर लो। आगे +1 का चार्ज है, देखो +1 का मतलब होता है स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रॉन चला गया है। ठीक है ना, तो +1 के चार्ज की वजह से हम इसमें एक -1 करेंगे, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 कर लो। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, 4, 5 + 4 9, -1 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4। जैसे 4 मिला, हमने क्या किया, एक S को दे दिया और 3 P को दे दिया है हम लोगों ने। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, you'll get sp3 hybridization for NH4+1। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स करें। एनर्जी बची है, वीडियो तक रुके हो, यहां तक हो। अच्छा, अगर तुम यहां तक रुके हो यार, मतलब आगे की भी चीजें तुम्हें देखनी है। चलो ठीक है, 2-3 और अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं। चलो अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं। दिस वाज 8th वन ना, तो चलो 9th ले लेते हैं। देखो 9th वाले में क्या ले रहा हूं मैं। चलो 9th वाले एग्जाम्पल में मैं ऐसा कुछ उठा लेता हूं भाई, SF4 ले लेते हैं। चलो ठीक है, देखो SF4 ले लेते हैं, SF4। हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना, चलो लग जाते हैं। सल्फर, सल्फर है आपका सेंट्रल एटम, है ना, तो चलो भाई लग जाओ काम पे। स्टेरिक नंबर निकाला, सल्फर सेंट्रल एटम है 2,8,6, एटॉमिक नंबर 16 है सल्फर का, तो 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे देखोगे फ्लोरीन है जो कि मोनोवैलेंट एटम है, उसे लेना पड़ेगा हमें। तो कितने भाई, 4 है फ्लोरीन, ले लो इनको, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आएगा 10 का हाफ हो जाएगा 5। एक दे दिया S को, 3 दे दिया P को, और अभी भी एक बचा हुआ और एक दे दिया D को। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d हो जाएगा इसका। सिंपल है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SF4 का। ठीक है ना, ओके, चलो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, है ना। देखो अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, सुनो। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि कोई मॉलिक्यूल जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना, कमेंट सेक्शन में डाल दो भाई। जितने लोग कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए, आपको बता दूंगा। एक चीज ध्यान में रखना स्टूडेंट, ये जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, इसमें सिंगल सेंट्रल एटम है, ध्यान रखना। आगे मैं तुम्हें एक और जुगाड़ सिखाऊंगा जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो, उसमें कैसे निकालेंगे, जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, है ना, H2, है ना, H2, S3, S4, सल्फर एक से ज्यादा हो गया तो उसे कैसे करते हैं, उसका भी जुगाड़ है, वो भी 3 सेकेंड्स में होता है, वो भी मैं सिखाऊंगा। उसके लिए भी बहुत अच्छा सा जुगाड़ है, वो मैं इसी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाला हूं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करेंगे, जहां पर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे। ठीक है ना, चलो SF4 हम लोगों ने निकाल लिया, तो एक ऐसा वाला एग्जांपल लेते हैं। ये भी एग्जांपल आप देखोगे, XeOF4 हमने ले लिया हुआ, देखो
इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला। जेनॉन है, जेनॉन एक नोबल गैस होती है और हर नोबल गैस के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर लेते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा? ठीक है, चलो भाई, कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये है नोबल गैस भी बॉन्ड बना रही है, बड़ी चीटिंग है यार। हम तो 10th तक ये पढ़ते थे कि नोबल गैस रिएक्ट नहीं करती, करती है भाई, करती है, ठीक है। तो क्या आएगा? जेनॉन के लास्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन ले लो, प्लस आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन है भाई, नहीं लेना, डाईवैलेंट छोड़ दो। उसके आगे जाओ, फ्लोरीन दिख रहा होगा। फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन होता है आपका मोनोवैलेंट। कितने फ्लोरीन है? 4 है, ले लो। 8 प्लस 4, है ना, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा स्टूडेंट? हाइब्रिडाइजेशन आएगा, एक S को दे दिया, 3P को दे दिया, सॉरी 3 हमने P को दे दिया है, ठीक है। अब बचा कितना? 2 बचा है, 2 हम लोगों ने D को दे दिया। देखो हो गया पूरे के पूरे 6 कंप्लीट। सो अब हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या आ जाएगा? sp3d2 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, सिंपल है। सो आई होप जो भी चीजें आज हमने करी हुई है आपको समझ में आई है। फिर से लास्ट में एक रिकैप समझा देना चाहता हूँ स्टूडेंट। हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर निकालना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फॉर एग्जांपल CH4 पूछा गया हमें, CH4 को कैसे करेंगे? कार्बन के लास्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ले लिया। आगे देखेंगे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है, ले लेंगे उसको, है ना। 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 का हाफ कितना हो गया? 4। एक S को दे देंगे, 3 P को दे देंगे, 4 के 4 यूज हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, आप हाइब्रिडाइजेशन को ओरली कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है ना। आई होप आज के जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें कराई है बहुत अच्छे से समझ में आई है ना। ओके, इसी जुगाड़ सीरीज के अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक से ज्यादा एटम के हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इसमें कवर करेंगे स्टूडेंट, जो कि एंट्रेंसेस में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, वो है कि इनके शेप क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूल के शेप क्या होता है। नॉर्मली मैंने स्टूडेंट को देखा शेप रटते हुए, एक बड़ा सा ऐसे टेबल देखोगे बुक में रहती है और आप रटते हो उसका ये इसका ये, नहीं रटना है। मैं तुम्हें एक जुगाड़ बताऊंगा जिससे तुम 5 सेकेंड के अंदर मॉलिक्यूल का शेप बना दोगे बिना रटे हुए। जुगाड़ बहुत अच्छा है, जुगाड़ का नाम मैंने टांग तोड़ थ्योरी रखा हुआ है, ठीक है। तो टांग तोड़ थ्योरी और मल्टीपल सेंटर वाले एटम्स के हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक और जुगाड़ है, सरदार पटेल थ्योरी। तो ये 2 जुगाड़ हम लोग अगले लेक्चर में कैरी करेंगे। तब तक इसे प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।